टेस्ट टेक्निक। टेस्ट टेक्निक में हमने अपना देखा था कल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल। नाउ द फोर्थ टेस्ट टेक्निक इज स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन होता क्या है बेसिकली? अगर यूजर, जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो कि मैं एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम रॉन्ग पिन डाला, तो मैसेज मुझे देता है इनकरेक्ट पिन। सेकेंड टाइम भी मैंने फिर से रॉन्ग पिन डाला, फिर मुझसे मैसेज देता है इनकरेक्ट पिन, टू अटेम्प्ट लेफ्ट। थर्ड टाइम भी मैंने रॉन्ग पिन डाला, देन आई एम गेटिंग द सेम मैसेज, इनकरेक्ट पिन एंड वन अटेम्प्ट लेफ्ट। नाउ अब अगर मैं फोर्थ टाइम रॉन्ग पिन डालता हूं, सो इनकरेक्ट पिन एंड कार्ड ब्लॉक फॉर 24 आवर, ये मेरे मैसेज पॉपुलेट होता है, करेक्ट? सो यहाँ पे आप देखो हो क्या रहा है बेसिकली। अब अगर वही मैं इनकरेक्ट पिन की जगह हर जगह अगर करेक्ट पिन डालू के करूं, तो मैं एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे, मैं हर बार 100 रुपये निकालू, हर 1 घंटे के बाद निकालू, हर आधे घंटे के बाद निकालू, सिस्टम नेवर चेंज इट्स स्टेट। सिस्टम मुझे अलाउ करता है। बट अगर इफ यूजर परफॉर्म्स सेम रॉन्ग एक्टिविटी मल्टीपल टाइम, then system changes its behavior। सिस्टम अपना बिहेवियर ही चेंज कर ले रहा है। और कब कर रहा है? जब मैं बार बार रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा हूं एंड मल्टीपल टाइम। सो दिस मल्टीपल टाइम जो है, ये सिस्टम टू सिस्टम डिफाइन किया होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एटीएम में 4 बार आपको मैक्सिमम करने देता है, बट सेम थिंग अगर आप जीमेल में करते हो, पासवर्ड रॉन्ग डालते हो, तो हो सकता है 5 to 6 टाइम आपको अलाउ करेगा, देन यू कैन सी द कैप्चा, वो आपको कैप्चा डिस्प्ले करने लगता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी यूजर मल्टीपल टाइम रॉन्ग एक्टिविटी सिस्टम पे परफॉर्म करता है, तो सिस्टम अपना बिहेवियर ही चेंज कर देता है। एंड फाइनली ये एटीएम है तो कार्ड को ब्लॉक कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन। सिस्टम अपना स्टेट को ही चेंज कर लिया, एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है। दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या होता है, एसएसओ होता है। एसएसओ बोले तो सिंगल साइन ऑन। मतलब आप एक सिस्टम में, एक एप्लीकेशन पे, सपोज करो कि एक यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास, सो यू कैन यूज, और आप इसको क्रोम पे लॉग इन हो। ना आप चाहते हो कि मैं दूसरा फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करूं, क्योंकि क्रोम के दूसरे टैब पे अगर आप इससे लॉगिन करने जाओगे तो क्या होगा, कुकी ट्रांसफर हो जाएगा, तो स्टिल आपको वो लॉग्ड इन ही दिखाएगा। ना अगर आप चाहते हो कि मैं इसे फायरफॉक्स पे लॉगिन करूं या सफारी पे करूं,
या किसी और सिस्टम पे मैं लॉग इन करूं सेम यूजर आईडी पासवर्ड से उसी एप्लीकेशन पे, सो सिंगल साइन ऑन फीचर अगर इनेबल है उसके अंदर, सो इट विल नॉट अलाउड टू लॉग इन दिस ब्राउजर और दिस ब्राउजर और एनी अदर सिस्टम। अगर आप लॉग इन करोगे तो इट विल आस्क यू कि ठीक है आप ऑलरेडी यहाँ लॉग इन हो, सो यू कैन लॉग इन हियर, बट इट विल ऑटो लॉग आउट। ये आपको ऑटो लॉग आउट कर देगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप देखो कि आप ठीक है जीमेल पे मान लो कि फायरफॉक्स पे भी सेम यूजर आईडी से लॉग इन हो, क्रोम पे भी सेम से हो, तो आपको लॉग आउट नहीं करता है कहीं पे। सारे ब्राउजर पे आप लॉग इन हो सकते हो, मोबाइल पे भी आप लॉग इन। बट अगर एसएसओ फीचर के साथ होगा देन सिंगल साइन ऑन होता है। मतलब सिंगल साइन ऑन का ये हो कि वन यूजर कैन लॉग इन वन प्लेस ओनली, एंड दिस प्लेस इज बेसिकली द ब्राउजर। दिस इज स्टेट ट्रांजिशन। अगर वो जैसे चेंज होगा, यूजर इसको ओवर रूल करने की कोशिश करेगा, या इसको ओवर रूल रॉन्ग पिन 4 बार परमिसिबल लिमिट है डालने का, तो अगर जैसे ओवर चेंज करने की कोशिश करेगा, ओवर रूल करेगा, देन द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली चेंज इट्स स्टेट, and that is called state transition. Now, the next technique is error guessing. एरर गेसिंग क्या होता है कि जब हम ऑलरेडी, और ये जितने भी बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस क्लास ये सब जो भी हमने देखा, दीज ऑल कन्वेंशनल टेस्ट टेक्निक, दीज आर कन्वेंशनल टेस्ट टेक्निक। नाउ अगर हम ये सारा अप्लाई कर चुके हैं और इन टेस्ट टेक्निक का यूज करके बेसिकली हम टेस्ट केस लिखते हैं, टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। ना आई हैव अप्लाइड ऑल दिस कन्वेंशनल टेस्ट टेक्निक, बट अब हम अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन का यूज करके सिस्टम में कुछ भी अगर डिफेक्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर गेसिंग। दिस इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल हम तभी करते हैं जब हम अपने सारे कन्वेंशनल वर्टिकल्स को चेक कर लिए होते हैं, देन हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। सो सेम एरर गेसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड है, जहां पे हम कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्निक का यूज कर चुके हैं। नाउ आई वांट टू चेक कि अभी मेरा सिस्टम कितना स्टेबल है। सो एट दैट टाइम हम नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के बेसिस पे सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो नॉलेज इज व्हाट, बेसिकली नॉलेज की, मुझे सपोज करते हैं कि आ, मेरा टेस्टिंग एक्सपीरियंस 0 ईयर, बट मुझे ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम करने का, लेट्स से ई कॉम एप्लीकेशन पे मैं 3 साल या 4 साल काम कर चुका हूँ। अब टेस्टिंग ही काम नहीं होता, अलग अलग काम भी होता। हो सकता है मैं सेलर था ई कॉमर्स पर, तो मैं वहां पे प्रोडक्ट अपना बेचता था, तो ई कॉमर्स का मुझे नॉलेज है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करवाना है, कैसे विजिबिलिटी बढ़ानी है, जिससे कि मैक्सिमम बायर आके मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे। तो मुझे उसके ऑपरेशन के बारे में पता था ई कॉमर्स का, एंड 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना। अब मैं बन गया टेस्टर, तो मैं अपने इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस था एज ए सेलर, उसे मैं टेस्टिंग में यूज कर सकता हूँ। कि जो काम मैं वहां करता था, कि किसी भी चीज की प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या मैं वहां पे टैग्स देता था, क्या क्या मैं वहां पे वर्ड्स कीवर्ड यूज करता था, सेम अगर मैं यहाँ यूज करूं, देन एज ए बायर
क्या वो प्रोडक्ट विजिबल हो रहा है कि नहीं मुझे। सो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज मैं इसको टेस्ट करता हूँ। द एक्सपीरियंस बेस क्या होता है कि टेस्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस ई कॉमर्स में लेट्स से कि 3 इयर्स है। 3 साल मैंने ई कॉमर्स पे काम किया, फिर 2 साल 1 साल मैंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया। नाउ अगेन, और ये टेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑन ई कॉम है, ई कॉमर्स पर। अब अगेन 1-2 साल के गैप के बाद फिर से मुझे ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोजेक्ट मिला काम करने के लिए। सो एट दैट टाइम मैं अपने उस 3 साल पुराने एक्सपीरियंस का यूज कर सकता हूँ। कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके कि 3 साल पहले हमने ये सिनारियो को एग्जीक्यूट करके देखा था रैंडमली, तो मुझे ये चीज कमी मिली थी। सो सेम थिंग आई कैन ऑल्सो चेक हियर। सो दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड एरर गेसिंग। एंड इन ट्यूशन दिस इज जस्ट, इसके लिए नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, नॉलेज की भी जरूरत नहीं है कोई। ये किसी को भी हो सकता है, एज ए फ्रेशर भी हो सकता है, सडनली उसे कुछ क्लिक किया कि ये चीज करके देखते हैं, एंड जब वो परफॉर्म करता है सडनली उसे बग मिल गया। ओके। अब दीज आर द 3 थिंग्स जो एरर गैसिंग को सपोर्ट करता है, इसके बेसिस पे हम करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक चीज है कि एरर गैसिंग जब भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारे पास यहाँ नो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, नो रिटन स्टेप्स। हमारे पास कोई स्टेप्स लिखा नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसके बाद ये कर रहे हैं। दिस इज जस्ट इन हिट एंड ट्रायल। सो जो बग भी आएगा हमारे पास, तो अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो ठीक है, चलो उसको मैं दोबारा से उसे रेप्लिकेट वही सारे स्टेप्स को करके कर सकता हूँ। बट 90% चांस है कि यहाँ पे जो बग मिलता है दैट बग इज नॉन रिप्रोड्यूसेबल। और ये बग कहलाता है रैंडम बग। ये बग कहलाता है रैंडम बग। आप इससे रिप्रोड्यूस 90% चांस है, अगर आपकी मेमोरी ठीक है कि आपने क्या क्या काम किया है, यू कैन मेमोराइज दोज थिंग, तो ठीक है आप उसको दोबारा से वेरीफाई करते हो कि हाँ ठीक है वही स्टेप दोबारा करके देखते हैं। बट मे बी सेकेंड टाइम नहीं आया और फर्स्ट टाइम आपको मिला था। सो हिट एंड ट्रायल या एरर गैसिंग के थ्रू जो भी हम बग मिलता है दैट इज क्लासिफाइड एज ए रैंडम बग। ओके। अब एक, सर नो रेप्रो बग का तो काउंट ही नहीं होता है कोई। नहीं अगर हम काउंट नहीं कोई होता टास्क है, फाइन, देख। यस यस, उसका काउंट हाँ। नहीं होता है। बट आपको सिस्टम में बग जो भी मिला है, इट्स योर जॉब कि आप उसे लॉक करो। सिमिलरली जैसे आपने बोला कि ये काउंट नहीं होता, मान लो मुझे एप्लीकेशन में से 5 मिले, टोटल मेरे पास 100 बग आए थे जो कि रिप्रोड्यूसेबल थे, 5 नॉन, ठीक है ये ओपन स्टेट में रहेगा। द सेम फॉर ये बग के केस, सेम फॉर द टेस्ट केस। हो सकता है कि मैंने 200 टेस्ट केस लिखे हैं, बट हम्म। हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, हम 150 टेस्ट केस को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 50 टेस्ट हम्म। केस उस हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, इवन क्लाइंट के पास भी वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट हमें सिनारियो कवर करना है, हमें सारे स्टेप्स जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं सारे कवर करना है। सो दिस टेस्ट केस आर, और हम इसे लिखते हैं, लॉक भी करते हैं, एंड इसे मार्क करते हैं नॉट एग्जीक्यूटेबल। हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जस्ट अ सेकंड। हम इसे लिखते भी हैं और मार्क करते हैं नॉट एग्जीक्यूटेबल। लेट द क्लाइंट डिसाइड कि इसे हमने जो सिनारियो लिखा है, जो स्टेप्स लिखे हैं, वो ठीक है एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है।
तो सेम फॉर द बग, हमें बग मिला, इन फ्यूचर अगर मुझे मिला है, नॉन रिप्रोड्यूसेबल है, तो कोई जरूरी नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, हो सकता है कि 6 महीने बाद अचानक से किसी को मिल जाए। सो हम अपना बग जो मिला वो हम मेंशन तो करेंगे कि दिस इज, और इसीलिए मैंने बोला दैट इज मार्क एज ए रैंडम बग। उसका हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं, दिस इज अ रैंडम बग है। सेम टाइम एक चीज होता है मीन टाइम टू फेल्योर। ये बग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, ये होता क्या है। पहले बग के बारे में मैं बताता हूँ। ये सर ये क्या इस है? टाइप मीन टाइम टू फेलियर। फेल्योर, हाँ, फेलियर। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ बग होता है। अब पहले मैं बग के बारे में बताता हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा एंड हाउ आई आइडेंटिफाइड दिस बग एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन कि डेवलपर इस चीज को चेक करे। ये बग ऐसा होता है, दिस इज नॉट, इसे आप कह सकते हो कि लिटिल बिट रैंडम बग, और रैंडम बग आप 50% कह सकते हो, 50% दिस इज अ फिक्स्ड बग। ये बग रिप्रोड्यूसेबल, नॉट फिक्स्ड, रिप्रोड्यूसेबल। 50% ये रिप्रोड्यूसेबल होता है ना। किसके लिए रैंडम है, किसके लिए रिप्रोड्यूसेबल है। ये बग जो है ना एक फिक्स टाइम पे ही आएगा। डजंट मैटर कि आपके पास रिटर्न चीज भी है, यू हैव रिटर्न स्टेप्स। आपने जो हमारे स्टेप्स हैं, इसको आपने एग्जीक्यूट किया, लेट से कि 10 बजे, या 10 बजे आपने आज एग्जीक्यूट किया, और ये पास हो गया टेस्ट केस। ना कल आप इसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, दैट टाइम हो सकता है कि आपने इसे 12 बजे एग्जीक्यूट किया दिन में, वहां पे आपको फेल हो गया। और द सेम टेस्ट केस यू हैव एग्जीक्यूटेड, सेम टेस्ट केस यू हैव एग्जीक्यूटेड 1 डे बिफोर, उस समय पास हुआ था और आज फेल हो गया नेक्स्ट डे। दिस इज कॉल्ड, अब अगले दिन फिर तीसरे दिन आपने सोचा कि, या आधे घंटे बाद बोला कि अरे यार कल तो पास हुआ था, आज फेल कैसे हो गया। फिर आपने एग्जीक्यूट किया आधे घंटे बाद, लेट्स से या 1 PM, एंड दिस इज अगेन पास। कोई कोड में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। फिर आपको डाउट हुआ कि मैंने 12 बजे सही किया है कि नहीं, अगेन यू एग्जीक्यूटेड 5 PM, दिस इज अगेन पास। फिर आपने बोला कि चलो कल देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपने 11 बजे इसको एग्जीक्यूट किया, दिस इज अगेन पास। फिर उसके अगले दिन आपने एग्जीक्यूट किया, लेट से फिर 12 बजे, अगेन फेल। अब इसमें देखो, दिस इज मीन टाइम टू फेल्योर, ये बग एक सर्टेन टाइम पे आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी है जब मर्जी तब बग आ जाएगा। यू चेक द पैटर्न। अगर आप पैटर्न को देखो, देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि ये बग क्यों, कब आ रहा है। सो यू कैन सी टाइम, फिक्स टाइम पे आ रहा है ना, एंड व्हाई इट इज कमिंग ऑन फिक्स टाइम। ये इसलिए आता है फिक्स टाइम पर, क्योंकि टाइम जो है डेवलपर ने कौन सा मेंशन किया है, यूटीसी टाइम कोड में यूज कर रहा है, आईएसटी टाइम यूज कर रहा है, या सिस्टम का टाइम यूज कर रहा है, या सर्वर का टाइम यूज कर रहा है। सो नाउ क्या होगा, अगर यूटीसी टाइम यूज कर रहा है तो 3-4 घंटे, जब आप टेस्ट कर रहे हो, सपोज करो आप इंडिया में बैठ के टेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को, और यूटीसी टाइम, तो यूटीसी जनरली 4-5 घंटे
पीछे चलता है। तो अब इस सिनारियो को ऐसे समझो कि मान लो आपने, आपका एक सिस्टम है जो बोलता है कि अगर ट्रांजैक्शन हुआ अभी, तो हम 1 आवर के बाद प्रोसेस करेंगे। और आपने 10 बजे ट्रांजैक्शन का टेस्ट केस रन किया, और शेड्यूलर वगैरह को कुछ भी शेड्यूलर में जाके चेंज करके, क्योंकि 1 घंटे तो आप बैठोगे नहीं, 1 घंटे आपने प्रोसेस टाइम उसका चेंज कर दिया। 10 बजे आपने किया था टेस्ट केस एग्जीक्यूट, और आप 10:15 पे शेड्यूलर को आपने रन करवा दिया, तो रन हो गया, तो आपका प्रोसेस हो गया। नाउ अब आपने 12 बजे जब किया, और ये जो प्रोसेस हुआ, लेट से कि 10 तारीख को, 10 जैन को आपने किया था, और 10 जैन को ही प्रोसेस हो गया, जो आपको रिपोर्ट में भी दिखा दिया। ना जब 12 बजे आपने किया, तो यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग ये तो 4 घंटे पहले का है, तो ये करीब 6 बजे का है। और आपको रिपोर्ट में दिखा रहा है कि ये जो प्रोसेस हुआ है, सपोज करो कि ये 9 जैन को हुआ है, और ये काम आपने 10 तारीख को किया। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? प्रोसेस के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला 10 जन को, और रिपोर्ट में 9 जन कैसे पब्लिश हो जाएगा? करेक्ट। ओके सर। तो इस चीज को, इस टाइप का जब बग आता है, तो कई जगह लोग टेस्ट करते हैं, यूआईटी एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, एसआईटी एनवायरनमेंट में चेक करते हैं। एंड जनरली इस टाइप का जो बग मिलता है वो प्रोडक्शन पे मिलेगा, क्योंकि हम टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा एसआईटी एनवायरनमेंट इन जगह नहीं चेक करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये बग आता है, क्योंकि बहुत लोग, हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिला, आप रात में 12 बजे करने जा रहे हो ट्रांजेक्शन। अब आप किस लोकेशन पे बैठ के ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो? मान लो कि आप इंडिया में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एंड द सर्वर इज इन मलेशिया। अब यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में कुछ तो डिफरेंस होगा। और और सर्वर मान लो कि इंडिया से जो 1 घंटे पीछे, 4-5 घंटे पीछे जो चल रहा है, लेट से कि कोई XYZ कंट्री है, वहां पे सर्वर है। अब आपने रात में 11 बजे यहाँ पे किया, और प्रोसेस होके दिखा रहा है भाई 11 PM आपने किया, लेट से 10 जैन को, और प्रोसेस में दिखा रहा है कि ये यहाँ तो अभी 10 तारीख है, 10 बज रहा है, 10 PM को प्रोसेस हो गया। अब ये चीज आपका टेस्ट केस तो पास हो जाएगा अगर आप देखो ठीक। बट नाउ इफ यू सी द ऑडिट रिपोर्ट और द रिपोर्ट, तो बोलेगा 11 बजे आपने प्रोसेस किया, एंड हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 10 बजे वो ट्रांसफर हो गया, रिपोर्ट में निकल रहा है। राइट। तो दिस इज अ बग, क्योंकि इससे सिंक होना चाहिए। इधर जब ये जो हो, तो ये बताए यहाँ पे बगल में टाइम जोन दिखा है IST का, और ये दिखा है तो यहाँ पे इसका टाइम जोन दिखा है, जिससे कि क्लैरिटी मिले जो भी रिपोर्ट देखता है या ऑडिट कर रहे हैं जो। ओके। सो दिस इज सम ऑफ द बग विच जनरली अकर्स। ना अब ये तो हो गया हमारा टेस्ट टेक्निक। ना तो टेस्ट टेक्निक में हमने देखा कि ये सारी चीजें करके तो हम टेस्टिंग की, अपना टेस्ट, बेसिकली टेस्ट टेक्निक का यूज करके हम अपना टेस्ट डेटा निकालते हैं, टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड टेस्ट सिनारियो और टेस्ट डेटा टेस्ट सिनारियो को मिक्स करके हम
टेस्ट केसेस लिखते हैं। ये तीन चीज हम इससे करते हैं। और टेस्ट डेटा भी हमारा पॉजिटिव टेस्ट डेटा एंड नेगेटिव टेस्ट डेटा निकालते हैं। द सेम वे पॉजिटिव सिनारियो निकालते हैं एंड नेगेटिव सिनारियो निकालते हैं। टेस्ट केस भी हम अपने पॉजिटिव टेस्ट केस लिखते हैं एंड नेगेटिव टेस्ट केस भी लिखते हैं। ठीक है। अब ये सब तो हो गया कि टेस्टिंग की बात, हम अपना जो एप्लीकेशन हमें मिलेगा तो हम अपना उस पर काम करते हैं ना। अब हमें एप्लीकेशन जो मिलता है तो द फर्स्ट थिंग जो तो भी हमें ये टेस्ट, सर टेस्ट डेटा क्या होता है? टेस्ट डेटा जो हम कल बाउंड्री वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे थे ना, जैसे लेट्स से कि हमारा एग्जांपल था 3 to 6 कैरेक्टर, ये एडिड बॉक्स है। तो हमने अपना क्या निकाला था, -1, मिन, मैक्स और मैक्स+1, 7, 6, 3, 2। तो A B, ये जो है दिस इज टेस्ट डेटा। हम अपने सिस्टम में इसमें तो यही डाल के चेक करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। ABC, ABC, ये टेस्ट डेटा हुआ। सिस्टम में तो यही डाल के चेक करेंगे। दिस इज तो मुझे, ये तो मुझे रेंज दिया हुआ है। ओके। ओके सर, ओके सर। तो now, अब ये टेस्ट टेक्निक के थ्रू तो हम ये सारा चीज आइडेंटिफाई करते हैं। अब आता है कि सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा तब तो हम ये सारा काम करेंगे, अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, टेस्ट डेटा उस पर डालेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमें करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर रिसीव होना चाहिए, या जिसके ऊपर हम काम करेंगे, अपने टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे या कुछ भी। तो सॉफ्टवेयर अब जो हमें मिलता है तो दैट इज चंक बाई चंक। चंक्स में हमें मिलता है सॉफ्टवेयर। चंक्स को कहने का मतलब क्या है कि ये स्मॉल पीसेस में मिलता है, एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर नहीं मिल जाता। यूनिट लेवल पर डेवलप होता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं एक चेयर बनाने जाता हूँ तो चेयर एक बार में चेयर नहीं बन जाएगा। पहले उसका फुट रेस्ट बनेगा, आर्म रेस्ट बनेगा, सीटिंग वाला बनेगा, बैक सपोर्ट के लिए बनेगा, एंड देन हम सबको असेंबल करते हैं। उसी तरह सॉफ्टवेयर भी मेरा एक बार में नहीं बनेगा। सब कुछ चंक्स बाय चंक्स बनता है, छोटे छोटे पीसेस में बनते हैं। एंड वो एक पीस बना, दूसरा पीस बना, तीसरा बना, चौथा बना, और या तो हम इसको टेस्ट कर ले, पीस बाय पीस को टेस्ट करते जाते हैं, एंड लेटर ऑन इन सबको हम मर्ज कर देते हैं। तो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया। एंड उसके अंदर दीज आर कॉल्ड मॉड्यूल, वन मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हम अपना बनाते हैं इसके। ना, अब सॉफ्टवेयर जो बनता है तो बनने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज SDLC methodology। बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है, जिसके ऊपर काम चलता है आज के डेट में भी, दोज आर बेसिकली तीन: वाटरफॉल, वी मॉडल एंड अजाइल। ये तीन मेथडोलॉजी। अब अजाइल में दो इसके फ्रेमवर्क होते हैं। पहला होता है स्क्रम एंड दूसरा होता है कानबान। और भी फ्रेमवर्क है, बट दो हजार बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन 5-6 महीने के लिए जो होता है उसके लिए बनता है। बट ये दो फ्रेमवर्क बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, जो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चले, बड़े प्रोजेक्ट के लिए। वाटरफॉल, वी मॉडल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि सिंपली एक प्रोसेस फॉलो होता है, उस प्रोसेस को हम कैरी आउट करते जाते हैं,
अजाइल में ऐसा नहीं है कि प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, अजाइल में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन कुछ चीजों को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है। सर एक एक चीज में मेरे को हमेशा डाउट रहता है, वो एक बार क्लियर कर दीजिए कि मतलब ये मतलब प्रोजेक्ट जब आता है, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में एक बार बता हाँ, दें। मैं वही वही बता रहा हूँ, वही, ये चीज वही है। ठीक है। देखो, मान लेते हैं मेरे एप्लीकेशन में, टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ई कॉमर्स में हमारे पास है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, देन पे, देन ऑर्डर हिस्ट्री, एंड लॉग आउट। मान लेते हैं इतना ही हमारे पास फीचर्स है। बहुत सारे होंगे लेकिन इतना ही हम अभी लेके चलते हैं। कन्वर्जन मेथोडोलॉजी जो वाटरफॉल या वे मॉडल में होता है, अब ये जो इतने फीचर बनाने हैं, इन सब का कुछ ना कुछ तो अपना, हर बिजनेस का अपना एक रिक्वायरमेंट लिखा होगा कि यूजर कैसे रजिस्टर करेगा, लॉगिन कैसे करेगा, यूजर आईडी होगा, लेबल का नाम या यूजर नेम होगा, या लॉगिन आईडी होगा, फिर सर्च प्रोडक्ट करेगा तो सर्च बटन कहाँ पर होगा, सर्च काम कैसे करेगा, इलास्टिक सर्च होगा, या कीवर्ड डालेगा तो वहां पे अजैक्स बेस क्वेरी चलेगी। सो जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो मेंशन होगा वहां। अब ऐड टू कार्ट है, जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजन में देखो, क्या है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे कि आईफोन सर्च सर्च किया, तो बहुत सारे आईफोन आ जाएंगे ना, यू क्लिक ऑन वन प्रोडक्ट आईफोन, तो यहाँ पे उसका इमेज आएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट, ये होता है डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द थिंग्स, उसका होता है, ये इमेज है ना। यहाँ पे आप बटन देखना, अमेजन पे बाय होगा और ऐड टू कार्ट होगा। ये बाय और ऐड टू कार्ट होता है, या ऐड टू कार्ट बाय ऐसे होता है। और फ्लिपकार्ट पे आप देखना, सो दैट इज ऐड टू कार्ट एंड एक और, ये बाय बटन नहीं होगा, कुछ और बटन है, अभी मैं भूल रहा हूँ, दोनों में अलग अलग है ना। एक दूसरी चीज याद रखना कि आप अमेजन पे जो करते हो, ऐड टू कार्ट आपने किया, तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गया कार्ट में, आपको एक दिखाएगा ऐड हो गया। नाउ अगेन यू रिफ्रेश द पेज, और उसी पेज को आपने आईफोन सर्च किया, आईफोन दोबारा से सर्च किया, जो आया पहला आपने क्लिक किया, सेम कलर अगर सब कुछ सेम था ना, अगेन आपने ऐड टू कार्ट किया, तो ये वन से टू नहीं होगा, ये वन का वन ही रहेगा, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एडेड इन द कार्ट। नाउ फ्लिपकार्ट पे आप आ जाना, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट बटन दिया है, यू क्लिक ऑन दिस आईफोन, ये आके एक ऐड हो जाएगा। ना अगेन यू सर्च और रिफ्रेश द पेज, और दोबारा से सर्च करके आप आ जाओ वहां पे, अगेन यू क्लिक ऐड टू कार्ट, नाउ इट विल इंक्रीज टू टू। तो हर किसी का अपना अपना एक बिजनेस लॉजिक है, उन्होंने अपना बना रखा है। सो नाउ दिस ऑल थिंग्स इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड में लिखा होता है एवरीथिंग ना। जब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो अब मान लो कि आप एक क्लाइंट हो और मैंने एक आईटी कंपनी, तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, यही ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाना है। सो अर्ली डेज में क्या होता था पहले के टाइम में, कि अब आपने मुझे अप्रोच किया कि मुझे ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाना है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने बोला ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट पूरा आपका कैप्चर कर लिया और उसे नोट डाउन कर लिया डॉक्यूमेंट में ना। अब मैंने बोला आपको कि ये एप्लीकेशन मैं आपको 6 महीने या 1 साल या 2 साल में बना के दे दूंगा, जिसके अंदर इन सब की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, एंड दिस इज द वन डॉक्यूमेंट।
एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ना। अब उसका हर पेज में इमेज यहाँ दिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऐसे होगा, इसका एक डिजाइन बनाया, ये सब कुछ अप्रूव हो गया। तो कन्वेंशनल मेथोलॉजी में क्या होता था, वाटरफॉल और वी मॉडल में, कि पूरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे बना, पूरा डिजाइन हुआ एप्लीकेशन का, होल एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट बना, पूरे एप्लीकेशन का डिजाइन हुआ, देन डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, देन इसकी टेस्टिंग हो रही है, एंड देन इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट आप बोल लो, एंड मेंटेनेंस। ये 5 फेज चलता था, एंड दिस 5 फेजेस आर कॉल्ड SDLC फेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये कन्वेंशनल वाटरफॉल वी मॉडल में ये चलता था। जब पूरी डॉक्यूमेंट बन गई इन सब की, ना लेटर ऑन चेंज होकर क्या हुआ कि अब क्लाइंट आपने बोला कि यार तुम तो टेक्निकल टीम हो, तुम टेक्निकली चीजों को डेवलप कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में क्या पता है कि मेरा बिजनेस कैसे काम करता है। राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे फीचर्स में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर यू, तो नॉर्मली कोई भी बोलेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सबसे पहले है। लेकिन एज ए बिजनेस ओनर, आप ये सॉफ्टवेयर क्यों बनवा रहे हो, पहले आप ये सोचो कि क्यों बनवा रहे हो। सिर्फ यूजर को रजिस्टर्ड और लॉगिन करवाने के लिए बनवा रहे हो? नहीं, मेरे इस सॉफ्टवेयर को बनवाने का मेन मोटिव है दैट मैं इससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो। तो मैं अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा जानता हूँ एज कंपेयर टू जो टेक्निकल पर्सन है। तो मैं अब टेक्निकल पर्सन को बोलता हूँ कि भाई बनाना तो ये सारा ही है फीचर, डॉक्यूमेंट भी हमें करना है, लेकिन अब ये पूरा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट फॉर ऑल, फुल मॉड्यूल, फुल एप्लीकेशन, अब ऐसे नहीं हम बनाना है। अब मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर माय बिजनेस। ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, लॉन्च की बात नहीं हो रही, डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोडक्शन में जाने की बात नहीं हो रही, अभी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो एज ए बिजनेस ओनर मैं बताता हूँ टेक्निकल टीम को कि भाई मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो मैं बोलता हूँ भाई जो भी यूजर आएगा सबसे पहले तो ये काम कर ले, जिससे कि मेरे को रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। सबसे टेक्निकल, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज तो यही है मेरे एप्लीकेशन का। तो मैंने डेवलपर को बोला कि मुझे फर्स्ट फेज में इतने ही पार्ट बना के दो, फेज 1 इतने ही पार्ट बना के दो। सेकेंड फेज में मैं ये ले लूंगा ऑर्डर हिस्ट्री। थर्ड फेज में मुझे ये और ये दोनों दे देना, तीसरे फेज में। तो डेवलप टेक्निकल टीम बोलती है हाँ ठीक है, आप जैसे बोलोगे वैसे हम बनाएंगे। तो अब आता है कि जब डेवलपर तो तभी बनाएगा जब उसको रिक्वायरमेंट मिलेगा, जब उसे डिजाइन मिलेगा। तो क्लाइंट भी अब बोलता है कि फर्स्ट फेज में जो चीज बनाना है इतने ही का सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखो, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऑर्डर हिस्ट्री, लॉग आउट की रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है अभी। जो डेवलप होना है फेज 1 में, सर्च प्रोडक्ट, एक्टिव कार्ड, बाय एंड पे, सिर्फ इतने ही का रिक्वायरमेंट लिखो, इतने ही पार्ट का डिजाइन भी बनाओ, और इतने ही पार्ट को कोड भी करो, इतने ही पार्ट को टेस्ट करो, और यही मुझे डिलीवर कर दो। इतना ही पार्ट मुझे डिलीवर कर दो। नाउ सेकेंड फेज में, फेज 2 में उतने ही पार्ट, जो फेज 2 में मेरा ऑर्डर हिस्ट्री का है, इसी का सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखो, इसी का डिजाइन बनाओ, इसी का कोड करो, इसी को टेस्ट करो, और इसी को डिप्लॉय करो। द सेम फॉर फेज 3 में भी उसी का करना है।
अब ये फेज वाइज होगा तो ये पार्ट पहले बन गया, राइट, पूरा टेस्ट हो गया। डिप्लॉय में यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, ये आप समझना, ये क्लाइंट को डिलीवरी है। दिस इज नॉट डिप्लॉय ऑन द प्रोडक्शन, बिकॉज माई होल एप्लीकेशन इज नॉट स्टिल रेडी। तो ये पार्ट बना। अब ये जब बना तो इसी के कोड में तो ये फीचर ऐड होगा। नाउ जब ये बना तो इन्हीं दोनों के कोड में ये सर फीचर ऐड हो आपकी जाएगा। आवाज ना ब्रेक हो रही है सर, आ नहीं पा रही है। अच्छा अभी है, एक सेकेंड। सर आवाज आप दब जा रही है। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी देख रहा हूँ। दिस डिप्लॉयमेंट मीन्स नॉट ऑन प्रोडक्शन। ये इसका मतलब है ऑन क्लाइंट इन्वायरमेंट। क्लाइंट इन्वायरमेंट को हम देते, क्लाइंट को देते हैं। सो उतने ही पार्ट का रिक्वायरमेंट बनाओ, उतने ही पार्ट का डिजाइन करो, उतने ही पार्ट का कोड करो, टेस्ट करो और हमें डिलीवर करो। अब ये फेज वन में हमारा बना, ठीक है, ये हमारा फेज वन में बना। दिस इज फेज टू, दिस इज फेज थ्री। तो ये जो फेज वन बनेगा तो जो भी कोड होगा इसी कोड में तो ये वाला मर्ज हो जाएगा, एंड इस आउट में फिर ये वाला कोड मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में आप देखो, इसमें और इसमें, कन्वेंशनल में इसको करने में पूरा लेट्स से कि 1 ईयर लग रहा था। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट लिखने में टाइम लग रहा था। रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं पूरे एप्लीकेशन का, फिर डिजाइन हम बना रहे हैं, और इन बिटवीन अगर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज करना पड़ता था तो फिर चलो पीछे का कोड में भी चेंज करो, डिजाइन भी चेंज होता था। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा क्लाइंट को पेन किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम बताएंगे टेक्निकल टीम को कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो पहले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसी का बनाओ, एंड दिस फेज वन is called sprint 1, this is called sprint 2, this is called sprint 3। फेज वाइज डेवलपमेंट होने लगा, और डेवलपमेंट भी क्या, जो क्लाइंट बोल रहा है। यहाँ पे भी तो सारा क्लाइंट ही बोल रहा था, लेकिन पूरे एप्लीकेशन का एक बार में हम सब कुछ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी बेसिस हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड, अच्छा ये जो फेज वन डिलीवरी भी होगी ये होगा टाइम बाउंडेड। ये होगा टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड डिलीवरी होगी। और फीचर भी फिक्स हो गया कि हमें 4 फीचर चाहिए, 2 फीचर चाहिए या 5 फीचर चाहिए। सो दो चीज यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। पहला, टाइम बाउंडेड फेज। दूसरा, फिक्स्ड फीचर। जितने फीचर है फेज वन में हमें डिलीवर करना है, एंड यही कहलाता है स्प्रिंट। तो स्प्रिंट मीन्स, अगर हम अपना डेफिनेशन बनाए, और टाइम बाउंड, और फिक्स टाइम इसे लिखते हैं, फिक्स टाइम
टू डिलीवर कमिटेड फीचर। देखो डेफिनेशन, अ फिक्स टाइम, टाइम बाउंडेड है, टू डिलीवर कमिटेड फीचर, ये फीचर हमें डिलीवर करना है ना। कमिटेड एंड फिक्स टाइम पे हम आते हैं अभी थोड़ा, लेकिन दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अ फिक्स टाइम टू डिलीवर कमिटेड फीचर। अब ये फिक्स टाइम जो है, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन, can't be greater than 1 month। एक महीना से ये ज्यादा नहीं हो सकता, एक फेज या एक स्प्रिंट। एक महीना से ज्यादा नहीं हो सकता, एक महीना मतलब 4 वीक। सो दैट इज 4 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता इन एनी केस। नाउ इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली 2 वीक का रखते हैं स्प्रिंट। क्योंकि एक वीक में देखो, और कम आप एक वीक का भी रख सकते हो। मैक्सिमम पे कैपिंग है, मैक्सिमम 1 मंथ से ज्यादा या 4 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कम आप 1 वीक का भी रख सकते हो, 2 वीक का भी रख सकते हो, 3 वीक का भी रख सकते हो। तो एक वीक का जनरली स्प्रिंट कोई नहीं रखता, क्योंकि एक वीक में क्या ही रिक्वायरमेंट डेवलप होगा, क्या डिजाइन बनेगा, क्या कोड होगा, क्या टेस्ट होगा। सो ये चीजें कोई नहीं करता। मिनिमम 2 वीक का लोग रखते हैं, और मैक्सिमम हम 4 वीक से ज्यादा जा नहीं सकते। सो मिनिमम 2 वीक का एक स्प्रिंट रखते हैं। नाउ डिलीवर कमिटेड फीचर, मतलब ये फीचर हु कमिटेड, डिलीवर तो करना है ठीक है एक स्प्रिंट में, बट हु सर कमिटेड दिस इसमें फीचर। जो जो टाइम बाउंड बोल रहे हैं सर आप 4 वीक का, तो ये हम्म। तो अपने रिक्वायरमेंट अगर बहुत बड़ी है तो किसी भी कंडीशन में 4 वीक से ज्यादा नहीं जा सकता है। नहीं, किसी भी कंडीशन में। रिक्वायरमेंट कितना भी बड़ा होगा, उसका भी सॉल्यूशन है इसमें। हम्म। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फिक्स टाइम, टाइम आपको पता चल गया। डिलीवर कमिटेड फीचर, हु इज कमिटिंग, कौन कमिट कर रहा है। फीचर को डेवलप कौन करेगा, डेवलपमेंट टीम। टेस्ट कौन करेगा, टेस्टर। करेक्ट। रिक्वायरमेंट लिख रहा है कौन, बिजनेस एनालिस्ट। डिजाइन कौन कर रहा है, डिजाइनर। यही 4 लोग है ना। अगर रिक्वायरमेंट लिख लिया गया, डिजाइन हो गया प्रॉपर, तब डेवलपर कोड करेगा, ये टेस्ट करेगा, तभी तो ये पूरा कमिटमेंट पूरा होगा। करेक्ट। सो दिस ऑल पीपुल आर डूइंग टेक्निकल वर्क। ये सारे लोग टेक्निकल काम कर रहे हैं। नाउ इन्हें बता कौन रहा है कि कौन सा फीचर हमें किस फेज में चाहिए। तो कोई ना कोई क्लाइंट का आदमी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लाइंट डिसाइड करेगा कि हमें क्या चाहिए। सो ये फीचर बता कौन रहा है, क्लाइंट पर्सन, कि हमें कौन सा फीचर चाहिए। ना बना बनाना क्या है, पता चल गया। बनाएगा कौन, पता चल गया। अब दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक थर्ड पर्सन को हम इन्वॉल्व करते हैं, एंड ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट पर्सन जो डेवलप करेगा चीज को, जिसके अंदर पूरी टेक्निकल टीम है, सो दैट इज अ टेक्निकल टीम। इसमें आपको बिजनेस एनालिस्ट भी है, इसमें डिजाइनर भी है, इसमें डेटाबेस डेवलपर है तो वो भी इन्वॉल्व है, डेवलपर है, टेस्टर भी है।
दिस ऑल पर्सन नोन एज अ टेक्निकल टीम। यहाँ पे हम अलग अलग टीम नहीं बनाते, एक ही टेक्निकल टीम होगी। एक ही टेक्निकल टीम होगी, और उसे ही हम, इस पूरी टेक्निकल टीम को हम बोलते हैं डेवलपमेंट टीम। इस पूरी टेक्निकल टीम को हम बोलते हैं डेवलपमेंट टीम। तो दिस इज ओनली वन टीम, नॉट अ डिफरेंट डिफरेंट, एंड दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट टीम। ना, बनाने का काम वो बताता है क्लाइंट पर्सन। सर इस टाइम व्हाट, आपकी आवाज ना ब्रेक हो जा रही है धीरे धीरे। कल से मैं नेट का थोड़ा व्यवस्था, नेट तो दो दो है। और ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। वो किसी एक पॉइंट पे पिचिंग खराब हो जा रही है। ओके, सो दूसरा क्लाइंट पर्सन ये जो बताता है व्हाट नीड टू बी डेवलप, और ये जो बताता है, दिस इज कॉल्ड, जो क्लाइंट पर्सन होता है, दिस पर्सन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर। ये पर्सन होता है प्रोडक्ट ओनर। एंड जो मैंने बोला कि इन बनाएगा कौन, और बता क्यों रहा है कि क्या बनाना है, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेटर होता है, दैट इज कोऑर्डिनेटर। बेसिकली ये फैसिलिटेटर भी होता है। अगर इसे, इससे कुछ काम है तो इसके पास जाएगा कि आप मेरी इसके साथ मीटिंग करवा दो। अगर टेक्निकल टीम को कुछ ऑपरेशनल इश्यूज है, जैसे सिस्टम का इश्यू हो गया, रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आ रहा है कुछ, या हार्डवेयर इश्यू हो गया, कुछ भी ऑपरेशनल इश्यू हो गया उससे, तो ये इश्यू के लिए, अब हार्डवेयर इश्यू हो गया तो आईटी डिपार्टमेंट को के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले इसे इन्फॉर्म करेगा। एंड ही विल मेक श्योर कि जितना फास्ट हो सके वो आईटी डिपार्टमेंट के पीछे उनके मैनेजर इन सबको लग के इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएगा। एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर। ओके, एंड ना तो ये पर्सन इसको रिपोर्ट करता है, ना ये पर्सन इसे रिपोर्ट करता है, ना ये पर्सन इसे रिपोर्ट करता है। मतलब नो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। जैसे कन्वेंशनल मेथोलॉजी में क्या होता है, आपका टीएल है, टीएल का मैनेजर है, मैनेजर का सीनियर मैनेजर है, तो वहां पे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस, इसी का हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अजाइल स्क्रम। दिस इज कॉल्ड अजाइल स्क्रम। एंड ये जो प्रोसेस है, ये आपका कन्वेंशनल है, जिसमें वाटरफॉल आता है, वी मॉडल आता है। कन्वेंशनल में ये होता है एंड अजाइल में ये होता है ना। इसमें हमने देखा कि, आपने देखा, बेसिकली तीन ही टीम है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, ओनली थ्री टीम। प्रोडक्ट ओनर क्लाइंट का हो गया,
टेक्निकल टीम वेंडर का हो गया, और स्क्रम मास्टर भी वेंडर का होता है। स्क्रम मास्टर भी वेंडर का होता है, मतलब ये और ये दोनों एक कंपनी के होंगे, और ये क्लाइंट अपना होता है, जो भी क्लाइंट है। सो ओनली थ्री टीम, पहला चीज, ओनली थ्री टीम वर्क्स, नो वन रिपोर्ट्स टू एनीवन, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता इसमें। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेथोडोलॉजी ना। अब इसमें जो चीज है, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल तो नहीं होगा, कि कमिटेड टाइम। अब आप क्लाइंट हो तो आप बोलोगे ना कि ये सब तो मुझे एक महीने में ही बना के दे दो। जैसे आपका क्वेश्चन था ना, रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, तब कैसे करेंगे एक महीने में, राइट? तो उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, प्लस कैसे हम एस्टिमेशन करते हैं इसके अंदर, क्या प्रोसेस होता है सारा, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा। ठीक है? कोई क्वेश्चन इसमें आपको? सर ये जो एजाइल है और ये वाटरफॉल मॉडल, ये हमारा मेथोडोलॉजी में आते हैं? हाँ, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी ना? दिस इज नॉट टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? अब एजाइल वाला पार्ट हो गया सर, कि और भी इसमें नहीं है? नहीं, अजाइल वाला अभी तो मैंने आपको बस कन्वेंशन और अजाइल में डिफरेंस बताया है। अभी अजाइल का पूरा एक क्लास चलेगा। ओके। अजाइल में आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हाँ। आप उसका बहुत खोक कर जवाब दे सकते हो। क्या सर? खोक कर जवाब दे सकते हो आप उसको। अभी तो सर इसमें वी मॉडल की भी क्लास चलेगी ना, हाँ वाटरफॉल वी हाँ, मॉडल? पहले अजाइल बताऊंगा, फिर आपको वी बताऊंगा, फिर वाटरफॉल बताऊंगा, वाटरफॉल तब भी वी बताऊंगा। ठीक है सर। तो सर कल अजाइल नहीं है क्लास? कल नहीं, मंडे। मंडे, वीकडे में।